आपको बता दें कि मतगणना लगातार जारी है। इसी बीच केदारनाथ का रुख करेंगे। केदारनाथ से ये बड़ी खबर, जहां पर रुझानों की बात करें तो जाहिर तौर पर बीजेपी प्रत्याशी लगातार आगे बढ़ रही है। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी की अगर बात करें यहाँ पर मनोज रावत तो लगातार पीछे चल रहे हैं। हालांकि केदारनाथ सीट पर दोनों ही पार्टीज ने अपनी तरफ से जी तोड़ मेहनत की है, लगातार डेरा डाले रखा है, लेकिन किसके हक में ये सीट आएगी ये तो वक्त बताएगा। ज्यादा वक्त नहीं, थोड़ा इंतजार और 12 से 1 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि आखिर केदारनाथ सीट पर कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। लेकिन केदारनाथ सीट बेहद जरूरी सीट, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है जिस तरीके से पहले उत्तराखंड में जो 2 सीटें रही थी, बद्रीनाथ और मंगलौर में जो उपचुनाव हुआ वहां पर कांग्रेस ने बाजी मार ली थी। ऐसे में बीजेपी के ऊपर एक परफॉर्मेंस प्रेशर इस सीट को लेकर है। हालांकि इस सीट पर बीजेपी ने जमकर मेहनत भी की है और ऐसे में जो आशा नौटियाल है वो भी फिलहाल आगे चल रही हैं। बिल्कुल, तो 10 के दाव में एक सीट की हम बात कर रहे हैं, चाहे यूपी की वो 9 विधानसभा सीटें हों जिन पर उपचुनाव 20 नवंबर को, या फिर इसके अलावा केदारनाथ की एक सीट को हम लेकर अगर यहाँ पर बात करें। एक सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए, पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। न्यूज रूम से हमारी सहयोगी ऋतु हमारे साथ बनी हुई है। केदारनाथ सीट पर पल पल का अपडेट देने के लिए अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निखिल हमारे साथ यहाँ पर लगातार अपडेट देने के लिए जुड़े हुए हैं, और जबकि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेरा जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले अजीत आपका रुख करते हुए फिलहाल अभी क्या ताजा स्थिति वहां की निकलकर सामने आ रही है? तस्वीर हालांकि जो रुझान यहां पर चल रहे हैं उसके अनुकूल अगर देखा जाए तो और कितना समय लग सकता है यहां पर? देखिए 6 राउंड पूरे हो चुके हैं और जैसा भी अपडेट जिला प्रशासन की तरफ से आया, 6 राउंड पूरे होने की जो एक टोटल गिनती है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 10,053 वोट मिले हैं और कांग्रेस को 7242 वोट मिले और त्रिभुवन चौहान जो है निर्दलीय वो 7152 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। और यही त्रिभुवन चौहान चौथे और 5वें राउंड में दूसरे नंबर पर आ गए थे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो जीत का जो मार्जिन है तो वो बढ़ा हुआ है, लगातार वो बढ़ता जा रहा है वो मार्जिन। और अगर राउंड द राउंड आप बात करते हैं तो हर राउंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मार्जिन को बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी थी, और यहाँ पर ये, क्योंकि देखिए केदारनाथ सीट पर कई मुद्दे थे, नाराजगी थी। सबसे पहली बात तो दिल्ली में प्रतीकात्मक तौर पर जो केदारनाथ का शिलान्यास हुआ उसके बाद हमने नाराजगी देखी, फिर यात्रा में जिस तरह की दिक्कतें आई, घटनाएं उसके लिए भी हमने नाराजगी देखी। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा है उससे पहले बीजेपी की तरफ से लगातार कई घोषणाएं कर दी गई। तो कौन सा फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से बीजेपी का जो प्रत्याशी वो लगातार आगे बढ़त बनाए हुए है? देखिए मुद्दे बहुत थे, नाराजगी बहुत थी, लेकिन परिणाम अंतिम होते हैं। तो परिणाम जो है वो अभी प्रथम दृष्टया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। वहाँ नाराजगी थी यात्रा को लेकर, दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने को लेकर, लेकिन वोट फिर भी भारतीय जनता पार्टी को पड़ रहे हैं। एक पक्ष ये भी मतलब काफ़ी लोगों का ये भी कहना था अगर हम कांग्रेस को इस समय जिता भी देते हैं तो एक विधायक कांग्रेस का यहाँ क्या विकास करेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है विधायक जीतने हारने का, तो सरकार के बहुमत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कांग्रेस का विधायक होगा तो यहाँ विकास कार्य रुक सकते। ऐसी भी एक भावना लोगों के मन में थी। तो मुझे लगता है इसने, और चूंकि जब लोग क्रिटिसाइज करते थे आपदा को लेकर, यात्रा को लेकर, यहाँ पर अजीत मुद्दे तो कई है, लेकिन जिस तरीके से रुझान चल रहे हैं अगर वही परिणामों में तब्दील होते तो एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी की विधायक यहाँ पर आशा नौटियाल नजर आ सकती है। आप सबके पास लौटेंगे। एक बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दे, जहां महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में रुझानों में महायुति को बम्पर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में एनडीए 222 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि महाविकास अघाड़ी सिर्फ 52 सीटों पर आगे चल रही है। महाराष्ट्र में अन्य 14 सीटों पर आगे चल रही है, यानी निर्दलीय भी चुनावी रण में है और 288 सीटें हैं कुल महाराष्ट्र में, जिनकी अगर यहां पर रुझानों की बात करें तो 222 सीटों पर एनडीए यानी महायुति लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा महाविकास अघाड़ी भी यहां सिर्फ 52 सीटों पर ही फिलहाल बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी 14 सीटों पर लगातार आगे बने हुए। उमाकांत जी आपका रुख करते हो, चूंकि देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति का अगर जिक्र करें, पिछले लंबे समय से हमने देखा कि अगर सबसे ज्यादा कोई मुद्दा यहां पर उठाया गया है तो घुसपैठियों को लेकर उठाया जा रहा था। महाराष्ट्र में हालांकि ये तस्वीर कम देखने को मिली, वहां पर एनसीपी पर हमला साधा गया, उसके बाद इसके अलावा
उद्धव गुट की हम बात कर ले, उनको भी निशाने पर लिया गया। और साथ ही अगर महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में अगर यहाँ पर बात की जाए तो पिछले कुछ समय में बीजेपी यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिव रही है। साल 2022 में जून के महीने में, अगर मैं गलत नहीं हूं, जब उस समय सत्ता बदलती है, जैसे ही वहां पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं, एक अलग तरीके की हवा वहां पर चलने लगती है। और जैसे ही बीजेपी यहाँ पर अब सरकार में आती है, कहीं ना कहीं वो उसी समय से तैयारी में लग जाती है। और इसका नतीजा लोकसभा चुनाव में हमने देखा, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं। लेकिन अब विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार अमित शाह वहां पर रैलियां करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जनसभा करते, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर तक वहां पर लग जाते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो जीत होती है, जीत के कई कारण होते हैं और हार को कोई स्वीकार करने के तैयार नहीं होता है, ये सच्चाई है। और मुझे लग रहा है कि आज का जो चुनाव है, बदलते दौर का चुनाव है, खासकर मोदी राज में जो चुनाव होते हैं, उसमें सबसे बड़ी चीजें जो शिकायतें होती हैं कि भाई लोगों को जो चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट, वो जो रोल ऑफ कैश है, रोल ऑफ मनी है, रोल ऑफ संसाधन है, उसकी एक अपनी भूमिका होती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो एमबीए को, जो महाविकास आघाड़ी को जो प्रचंड बहुमत मिला था, जो 31 सीटें मिली थी आउट ऑफ 48, उस बढ़त को बनाने में महाविकास आघाड़ी बुरी तरह विफल। यहाँ पर ये भी एक चीज मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी, चूंकि आपने रिसोर्सेज का यहाँ पर जिक्र किया है, रोल ऑफ मनी का जिक्र किया है। हमने देखा कि वोटिंग के ठीक एंड समय पर कैसे कैश कांड की तस्वीर निकलकर सामने आती है, जिसके बाद महाराष्ट्र की पूरी राजनीति में एक तरीके से हलचल मच जाती है। क्या यहाँ पर इसका असर दिखेगा और क्या विपक्ष अभी से ही तैयार है कि अगर ये रुझान परिणाम में तब्दील होते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर, चाहे वो रोल ऑफ मनी को लेकर हो, रोल ऑफ मीडिया को भी चूंकि बार बार यहाँ पर साधा जाता है, तो उसका भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। देखिए, जब दो खिलाड़ी मैदान में होते हैं तो निश्चित रूप से वो चेक के जो रेफरी होता है या जो मैनेजमेंट की टीम होती है, वो देखती है कि भाई कौन दोनों में रिसोर्सेज लड़ाई करने के समान साधन है या नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में, मैंने महाराष्ट्र के कई चुनाव देखे, कई चुनाव में कमेंट्री की, मैं महाराष्ट्र कवर करने भी गया इलेक्शंस, इस बार नहीं गया, पिछले बार बर्तवे गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि वहां पर महाराष्ट्र जो बड़ा समृद्ध राज्य है और बड़ा डाइवर्सिटी वाला स्टेट है, मराठवाड़ा है, उत्तर महाराष्ट्र है, कोंकण है, मुंबई है, पश्चिम महाराष्ट्र है। ये जो डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी के अनुसार ही वहाँ वोटिंग ट्रेंड होता है। और सबसे बड़ा मुझे चिंताजनक बात ये लग रही है कि जो किसान थे, कपास के किसान थे, सोयाबीन के किसान थे, उनमें काफी असंतोष था। तो मुझे लग रहा है कि जो लाडली बहना योजना ने जो चमत्कार दिखाया, और वो 3-3 महीने की एडवांस किस्त भी पिछले महीने उनके खाते में चली गई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है। जी, लौटेंगे आपके पास में। ये चर्चा तो यूं ही जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर दर्शकों को अपडेट्स भी दिखाना जरूरी है। यूपी के उपचुनाव की यहाँ पर बात कर लेते हैं। यूपी के उपचुनाव में जिस तरीके से सीएम योगी का जादू चलता दिख रहा है, उससे एक बात तो यहाँ पर तय है कि कहीं ना कहीं जनता का जो यहाँ पर झुकाव है, वो हो सकता है कि बीजेपी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा हो। हालांकि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है क्योंकि रुझान आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है। थोड़े ही समय में ये भी साफ हो जाएगा कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है जीत के लिए। लेकिन 6 में से 3 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं करहल और सीसामऊ सीट पर एसपी आगे है। गाजियाबाद, खैर, कुंदरकी में बीजेपी आगे है। मजवा, बीरापुर सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। तो देखिए, करहल और सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। वहीं गाजियाबाद, खैर और कुंदरकी में बीजेपी आगे है। और मजवा, मीरापुर सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं गाजियाबाद सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं संजीव शर्मा, जिनसे खास बातचीत की है न्यूज स्टेट के संवाददाता ने। सुनिए क्या कुछ कहा। गाजियाबाद से बीजेपी शहर विधानसभा सीट के उपचुनाव प्रत्याशी संजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं। और अब जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है और काउंटिंग में बीजेपी ने बढ़त भी बना ली है। बात करते हैं सीधा, क्या कहेंगे और अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, पहला राउंड खुला है और पहले राउंड में अच्छा मत मिला है। मैं देख रहा था तो 75% से लेकर 80% तक वोट भाजपा को मिला है पहले राउंड में, अकबरपुर बहरामपुर जो खुला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि गाजियाबाद की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और जीत भी अच्छी होगी। कितने हजार वोटों से आप मार्जिन मानकर चल रहे हैं, क्योंकि वोटिंग जो हुई थी वो 1,53,000 समथिंग वोट पड़ी थी, तो ऐसे में कितना जीत और हार का अंतर रहने वाला है? मुझे लगता है 50,000 से बड़ी जीत होगी। 50,000 से जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं संजीव शर्मा जी, जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं। साफ तौर पर कहना है कि जो फर्स्ट राउंड खुला है उसमें 70 से 80% जो वोट
मिल रहे हैं लाइन पार क्षेत्र के, वो भाजपा को मिल रहे हैं। ऐसे में शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है और उसी वजह से संजीव शर्मा ये कहते नजर आ रहे हैं कि तकरीबन 50,000 वोटों से जीत दर्ज करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। तो अपनी अपनी जीत को लेकर सभी प्रत्याशी यहां पर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और गाजियाबाद से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आपने बात की संजीव शर्मा जी से, उन्होंने कहा कि 50,000 के लगभग के आसपास के वोट होंगे और उतने बड़े आंकड़े से वो जीत यहां पर दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन गाजियाबाद वो ऐसी सीट जो कि एक कुछ अंतराल के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि ये सीट पहले कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अगर सहमति बनती है तो कांग्रेस इस सीट को लेकर लगातार अपनी दावेदारी कर रही थी। लेकिन दिन बदलता गया, तस्वीर बदलती गई और समाजवादी पार्टी ने क्लियर कर दिया कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी उतरेगी। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टी है वो सहयोग यहां पर जरूर करते हुए नजर आएंगे। किस तरीके की टक्कर यहां पर नजर आ रही है फिलहाल, चूंकि सबसे कम वोटिंग गाजियाबाद में ही हुई है? हिमांशु, देखिए, दिन बदले, तारीख बदली और आज वो तारीख है जो निर्णायक है। और निर्णायक तारीख की अगर हम बात करें तो भाजपा एक तरफा यहां पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। 7 राउंड की मतगणना फिलहाल हो चुकी है। संजीव शर्मा जो प्रत्याशी थे जिनसे हमने बात की, वो इस बात का दावा कर रहे थे कि 50,000 वोटों से लगभग वो जीतेंगे, लेकिन उनका जो दावा है उससे कहीं ज्यादा वोटों से वो जीतते हुए दिखाई देंगे। 7 राउंड में ही 22,000 से ज्यादा वोटों से भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा आगे हो गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है और तीसरे नंबर पर बीएसपी प्रत्याशी पीएन गर्ग हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 7 राउंड के अंदर ही जब भाजपा 22,000 वोटों से लीड कर चुकी है तो अभी 25 राउंड पूरे होने हैं, उसके अभी 22 राउंड हुए हैं। तो बाकी के जो बचे हुए राउंड है 3 यानी 28 राउंड बचे हुए हैं, तो उसके अनुसार ये माना जा सकता है कि तकरीबन 80,000 ये लौटेंगे आपके पास में। लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी कटेहरी को लेकर आ रही है। कटेहरी के रुझानों की बात कर लेते हैं तो आपको बता दें कि कटेहरी के जो रुझान कह रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कटेहरी सीट पर एसपी प्रत्याशी आगे, एसपी प्रत्याशी शोभावती वर्मा आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शोभावती वर्मा आगे चल रही है, वहीं बीजेपी यहां कटेहरी सीट से पीछे हो गई है। हालांकि कटेहरी जो सीट है काफी मुश्किल है। निखिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो कि जानकारी दे रहे हैं सीट को लेकर। निखिल, देखिए, कटेहरी सीट की अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के आगे टिकना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने यहां पर बहुत मेहनत की है। सबसे बड़ी बात कि यहां पे जो 30 स्पेशल की टीम बनाई गई थी तमाम सीटों को लेकर, क्या उसका असर इस सीट पर थोड़ा बहुत भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम रुझानों को भी देख रहे हैं तो भी ये समझ में नहीं आता है कि बीजेपी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि सीट को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने काफी मेहनत की थी, लेकिन जो दूसरे राउंड के बाद जो रुझान है अब वो इस बात का संकेत अब पूरी तरीके से दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अगले जो है 3 चरणों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी से बढ़त बनाए हुए। इस वक्त अगर हम बात करें तो शोभावती वर्मा जो हैं, जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, वो 1517 वोटों से आगे चल रही है। 5वें राउंड की ये मतगणना जो है सामने आ चुकी है। चौथे राउंड की जो है मतगणना में भी समाजवादी पार्टी आगे थी और तीसरे राउंड में भी। तो 2 राउंड के बाद जो तस्वीर है वो बदलती हुई दिखाई पड़ रही थी। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर अम्बेडकर नगर कटेहरी सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कभी कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, तो वो अब तस्वीर उस तरफ दिखाई पड़ रही है जिस तरह से यहाँ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है, उस तरफ जो है परिणाम जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन रुझान है धीरे धीरे जैसे जो है मतगणना का चक्र बढ़ेगा वैसे वैसे तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन चूंकि पहले से समाजवादी पार्टी का या कभी बसपा का गढ़ कटेहरी रहा है, तो ऐसे में ये कोई बहुत चौंकाने वाला परिणाम कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीट पर मेहनत की। बिल्कुल, और यही कारण है कि कटेहरी ऐसी सीट है जिसको खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर जिम्मेदारी दी नहीं गई थी, बल्कि उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। और जाहिर सी बात है कि ये सीट अपने आप में एक महत्वपूर्ण साबित हो रही है बीजेपी के लिहाज से। लेकिन इस बीच आप सभी के पास लौटेंगे एक अहम खबर ये भी बता दें, जहां